इस वीडियो में हम और 21 सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है कि दो हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर्स है ए और बी, दोनों को हमने आइसोलेटिंग स्टैंड्स पे रखा है और दोनों को हमने एक दूसरे से कांटेक्ट में रखा है। ठीक है, कांटेक्ट में रखा है, ये इंपॉर्टेंट होगा। अब कह रहा है कि अगर हमने एक नेगेटिवली चार्ज रॉड ए के बगल में ला दिया तो दोनों ही कंडक्टिंग स्फीयर्स पे क्या क्या चार्जेस डेवलप होंगे। अब क्या होगा, क्योंकि हमने दोनों को कांटेक्ट में करके रख रखा है तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों एक सिंगल कंडक्टिंग बॉडी जैसा बिहेव करेंगे। और एक ये सिंगल कंडक्टिंग बॉडी के बगल में जब मैं एक नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा, अब ये जो दोनों बॉडीज़ मिलके एक सिंगल बॉडी जैसा बिहेव कर रही है, इसका हो जाएगा पोलराइजेशन। ए के बगल में मैंने नेगेटिवली चार्ज रॉड लाया है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो जाएंगे और दूर वाले एंड पे यहाँ पे बी पे नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। तो ए पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, बी पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर आपके पास एक अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है और उसके बगल में अगर हमने एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ला के रख दिया तो नेट चार्ज इस स्फीयर पे कितना होगा। ठीक है, तो क्या होगा कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट होगा, नेट चार्ज चेंज नहीं होगा। अगर वो इनिशियली अनचार्ज है तो वो अब भी अनचार्ज ही रहेगा, बस ये हो जाएगा कि उसमें चार्जेस इधर उधर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर तो होगा 0। समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लाया तो इस वाले एंड पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव और इस वाले एंड पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। लेकिन ये चार्जेस जो नेगेटिव और पॉजिटिव आए वो कहीं बाहर से तो आए नहीं है, इसी के चार्जेस यहाँ वहाँ मूव किए हैं और उसी की वजह से एक जगह पे पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ठीक है, क्योंकि चार्ज कंजर्व्ड रहता है एक आइसोलेटेड सिस्टम में, इनिशियल चार्ज फाइनल चार्ज के बराबर होगा। इनिशियली अगर चार्ज 0 है, अनचार्ज्ड है, तो वो फाइनली भी अनचार्ज्ड ही रहेगा। हाँ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट हो जाएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा, बट नेट चार्ज चेंज नहीं होगा। प्लीज़ इसमें ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास दो पॉजिटिव आयंस है, डी डिस्टेंस से हमने सेपरेट किया तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है कैपिटल एफ। हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन कितना होगा। कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के गए होंगे तभी पॉजिटिव चार्ज आया है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास अगर डिस्टेंस डी है, ये एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है रिपल्शन का वो कितना है, एफ है। इस एफ को मैं क्यू डी के टर्म्स में क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, अब जब कभी भी चार्ज ट्रांसफ़र एक बॉडी से दूसरे बॉडी में होता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ही होता है और जो भी चार्ज निकल के जाता है वो कितना होता है, ई का इंटीजर मल्टीपल होता है। ई होता है मेरा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो Q इज इक्वल टू एन ई, ये क्वांटाइजेशन कंडीशन है हमारे पास। और यहाँ से मैं क्यू स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, एन स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर। बस इसमें अब हमें ये क्यू स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे लाके रीसब्स्टिट्यूट करनी है। तो हमें एफ़ क्या मिल जाएगा, एफ़ इज़ इक्वल टू के एन ई स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ से एन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एफ़ इंटू डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय के इंटू ई स्क्वायर। के को फिर से मैं यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रीसब्स्टिट्यूट कर दूंगा और यहाँ से मेरे पास ये एन स्क्वायर है, मुझे एन चाहिए तो मैं सबका ले लूँगा अंडर रूट, मेरे पास ये वैल्यू मिल के आ जाएगी रूट में। ठीक, ये इसका आंसर है। ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ये नीट में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि दो हमारे पास पिथ बॉल्स है। पिथ बॉल्स का मतलब वो थर्मोकॉल के बॉल्स है। ठीक है, वो दोनों में इक्वल चार्ज है, एक कॉमन पॉइंट से सस्पेंड किया है जिसमें कि स्ट्रिंग का लेंथ भी इक्वल है, तो उनके बीच में जो इक्विलिब्रियम में सेपरेशन है वो आर है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अब हमने स्ट्रिंग जो थी उसको हाफ द लेंथ पे हाफ द हाइट पे क्लैम्प कर दिया है, तो पूछ रहा है कि इक्विलिब्रियम सेपरेशन कितना हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो वो चेंज होके कितना हो जाएगा, पहले से कितना टाइम्स हो जाएगा वो हमसे पूछा है। तो इक्विलिब्रियम पे अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे तो वो कुछ ऐसा होगा। क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे, ये मेरा चार्ज है यहाँ पे, ये मेरा दूसरे चार्ज से रिपेल होगा एक एफ फोर्स से, नीचे फोर्स लगेगा ग्रेविटी का mg और रस्सी में स्ट्रिंग के अलोंग लगेगा टेंशन। ये एंगल को अगर मैंने थीटा कहा है तो ये एंगल भी उसका ऑपोजिट एंगल है, अल्टरनेट एंगल है, तो ये एंगल भी हो जाएगा थीटा। इस टेंशन का एंगल वाली साइड में कंपोनेंट आएगा टी कॉस थीटा, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा टी साइन थीटा। अब इक्विलिब्रियम अगर होना है तो टी साइन थीटा किसको बैलेंस करना चाहिए,
टी साइन थीटा बैलेंस करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन को और mg बैलेंस करेगा टी कॉस थीटा को। यहाँ से मैं टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ के क्यू स्क्वायर अपॉन mg आर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा चीज़, यही जो ट्रायंगल जिसमें हमने थीटा डाला हुआ है, इस ट्रायंगल को अगर मैं ध्यान से देखूं केस 1 में, तो ये वाली हाइट मुझे कितनी गिवन है, ये हाइट मुझे क्वेश्चन में दे रखी है y। अगर ये दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम में सेपरेशन r है, तो सेंटर से चार्ज तक का सेपरेशन ये कितना हो जाएगा r/2। यहाँ पे इस ट्रायंगल को मैंने वापस दोबारा रीड्रॉ किया है, ये रहा मेरा एंगल थीटा, ये मेरा y और ये मेरा r/2। यहाँ से मैं इस ट्रायंगल में से टेन थीटा को कितना लिख सकता हूँ, r/2y या r/2/y। एक मेरे पास टेन थीटा का ये वैल्यू है, दूसरा मेरे पास टेन थीटा का ये वैल्यू है। ठीक है, तो ये टेन थीटा का जो वैल्यू है, इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करके मैं क्या लिख सकता हूँ, r/2y, ये भी टेन थीटा का वैल्यू है और दूसरा टेन थीटा का वैल्यू है के क्यू स्क्वायर अपॉन mg इंटू आर स्क्वायर। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ r³ इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन mg इंटू 2y। के को मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, क्यू को मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, मास को भी मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। आर चेंज कर रहा हूँ, वाई चेंज हो रहा है, या वाई चेंज कर रहा हूँ तो आर चेंज हो रहा है। तो मैं वाई और आर में क्या रिलेशन लिख सकता हूँ प्रोपोर्शनैलिटी का, कि आर इज़ प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ वाई। अब अगर मेरे पास ये रिलेशन है आर इज़ प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ वाई, तो r2/r1 में यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, 1/2 का क्यूब रूट, और यहाँ से ये r1 को मैं यहाँ लेके जाऊँगा तो ये मुझे r/³ रूट ऑफ 2, ये मेरा आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ये हेमिस्फेरिकल ऐसा बॉल या शेल टाइप का है हाफ। ठीक है, और इसके नीचे में हमने यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज क्यों रखा है, तो हमसे पूछ रहा है कि ये ऊपर में जो भी सरफेस है इससे कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसी का ठीक उल्टा ऑपोजिट हम एक कंस्ट्रक्शन छोटा सा कर देंगे। अगर हमने एक इमेजिनरी हेमिस्फीयर नीचे भी ऐड कर दिया, तो अब ये मेरा एक कंप्लीट स्फीयर बन गया। इस कंप्लीट स्फीयर के अंदर में ये चार्ज एनक्लोज्ड है, तो अब इस कंप्लीट स्फीयर से पास होने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और अंदर में चार्ज कितना है क्यू। तो पूरे कंप्लीट स्फीयर से पास होने वाला फ्लक्स कितना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। हमें आधे हेमिस्फीयर में से पूछा है, तो वो कितना हो जाएगा, पूरे फ्लक्स का हाफ। यहाँ से ये कितना हो जाएगा, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हमने सिर्फ जियोमेट्री का यूज़ करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई डाइपोल है, उसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर का वैल्यू आपको इतना इतना गिवन है। उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है जिसका मैग्नीट्यूड भी आपको गिवन है। ठीक है, और फील्ड के साथ में वो जो डाइपोल है वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है कि उस पे इस पोजीशन में कितना टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही होगी। अब टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वेक्टोरियली क्या होता है, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। पी वेक्टर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, ई वेक्टर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। इस वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट को मैं खोलूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, P इंटू ई इंटू साइन थीटा। और P का वैल्यू क्या होता है डाइपोल मोमेंट वेक्टर का, आपको गिवन है, आपको E गिवन है, थीटा आपको 30 गिवन है। सारी वैल्यूज़ रखेंगे, ये है मेरा P, दिस इज़ E साइन 31/2, और सारा वैल्यूज़ रखोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका डायामीटर 4.4 मीटर है। डायामीटर 4.4 होगा तो रेडियस कितना हो जाएगा, उसका हाफ 2.2। हमसे पूछ रहा है उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर 60 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर है तो चार्ज कितना है। ये सिंपल चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला का क्वेश्चन है। चार्ज डेंसिटी कैसे डिफाइंड होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय पर यूनिट एरिया। अब क्योंकि ये स्फीयर है तो स्फीयर के लिए एरिया में कितना यूज़ करूँगा, 4πr²। ठीक है, तो Q को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा इंटू ए, और ए कितना लिख लूँगा मैं, 4πr²। ठीक है, सिग्मा आपको गिवन है, रेडियस 2.2 है, तो 4π इंटू 2.2 का स्क्वायर आपको फाइनल आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, इसमें हमसे कह रहा है कि एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका एक रेडियस a है। ठीक है, ये अंदर वाला जो स्फीयर है ये, ठीक है, इसको मैंने चार्ज दिया कितना, 2q। भूल जाओ कि बाहर में कोई भी स्फीयर है। हम कभी भी किसी भी स्फीयर को जब चार्ज देते हैं, किसी भी कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज देते हैं, तो सारा चार्ज क्या होता है, वो सरफेस पे आ जाता है।
ठीक है। तो जो भी 2q चार्ज दूंगा वो अंदर वाले स्फीयर के क्या हो जाएगा, उसके आउटर सरफेस पे आ जाएगा। ठीक बात है ये। ठीक है, अब क्या होगा, बाहर वाले स्फीयर का जो अंदर वाला सरफेस है उस पे इंडक्शन की वजह से सेम अमाउंट का चार्ज ऑपोजिट पोलैरिटी का अंदर सरफेस पे आ जाएगा। कहने का मतलब अंदर वाले स्फीयर के बाहर वाले सरफेस पे चार्ज है +2q, तो बाहर वाला जो स्फीयर है उसके अंदर में चार्ज उसके अंदर वाले सरफेस पे चार्ज कितना हो जाएगा, उस पे चार्ज हो जाएगा -2q। ठीक है, और पूरे बाहर वाले स्फीयर पे हमसे क्या कह रहा है कि हमने अंदर वाले स्फीयर को चार्ज दिया था अंदर वाले स्फीयर को चार्ज दिया था 2q, बाहर वाले स्फीयर को चार्ज कितना दिया था, -2q। ठीक है, अब इसका क्या होगा, बाहर वाले का अंदर वाले की प्रेजेंस में पोलराइजेशन हो जाएगा। पोलराइजेशन हो जाएगा तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट होगा, नेट चार्ज चेंज नहीं होगा। ठीक है, इस बाहर वाले को हमने नेट चार्ज कितना दिया था, इसको हमने नेट चार्ज दिया था -q। इंडक्शन की वजह से अंदर वाले सरफेस पे चार्ज कितना आ गया है, -2q। ठीक है, अब कभी भी जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट होगा तो आपको बस इतना याद रखना है कि अंदर वाले सरफेस पे चार्ज प्लस बाहर वाले सरफेस पे चार्ज दोनों मिलके कितने के बराबर हो जाएगा, नेट चार्ज के बराबर। ठीक है, तो अंदर वाले स्फीयर को हमने 2q चार्ज दिया, वो आ गया अंदर वाले के आउटर सरफेस पे। इंडक्शन की वजह से बाहर वाले के इनर सरफेस पे कितना चार्ज आ गया, -2q। ठीक है, तो अब जब हम बाहर वाले स्फीयर के लिए जब हम ये नेट चार्ज वाली कंडीशन लगाएंगे कि इनसाइड वाला चार्ज प्लस आउटसाइड वाला चार्ज इज इक्वल टू नेट चार्ज, तो इसमें इनसाइड में चार्ज हमें कितना है पता है कि -2q, नेट चार्ज हमने कितना दिया है, -q। तो अगर हमें आउटर सरफेस पे चार्ज चाहिए उसको मैंने मान लिया है x, तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, +q। ठीक है, तो अंदर सरफेस पे चार्ज है -q, बाहर वाले सरफेस पे चार्ज है +q। दोनों को मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास नेट चार्ज कितना बचा, अंदर में -2q, बाहर में +q। नेट चार्ज मेरे पास कितना है, -q, जो हमने शुरू में दिया था। तो नेट चार्ज इस पे -q ही रहेगा, अंदर वाले सरफेस पे चेंज हो जाएगा, बाहर वाले सरफेस पे चेंज होगा, बट हमेशा दोनों का सम मिला के कितना होगा, -q ही रहेगा। तो आपसे पूछा था अंदर वाले सरफेस पे चार्ज डेंसिटी कितना, तो वो हो जाएगा -2q डिवाइडेड बाय अंदर वाला एरिया कितना, 4πb²। आउटसाइड वाले पे चार्ज कितना है, +q, और उसका एरिया कितना हो जाएगा, 4πc²। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ गया तो सारा क्वेश्चन कर ले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि चार्ज Q इज़ एनक्लोज्ड बाय गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r। अगर हमने रेडियस को डबल कर दिया तो आउटवर्ड फ्लक्स कितना रहेगा। आपको याद रखना है फ्लक्स इंडिपेंडेंट होता है शेप ऑफ द गॉसियन सरफेस से, साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस से, और पोजीशन ऑफ चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस से। ये तीनों चीज चेंज करो, फ्लक्स चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो रिमेन्स सेम हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक स्क्वायर है ऐसा L साइड का, इससे L/2 डिस्टेंस ऊपर में हमने एक पॉइंट चार्ज रखा है। तो पूछ रहा है कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड सारी डायरेक्शन में निकलेगी, तो इस पॉइंट चार्ज की कुछ फील्ड इसके एरिया से भी पास होगी, तो कितना फ्लक्स इसके एरिया में से पास हो रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके होंगे, एक तो कॉम्प्लेक्स तरीका है सॉलिड एंगल वाला, उससे हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम थोड़ा ईजी वाला करेंगे। ये एक साइड से मुझसे फ्लक्स पूछा है, मैंने ऐसा इमेजिनरी 6 फेस कंस्ट्रक्ट कर दिया। ठीक है, ये सारा मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया तो क्या बन गया, मेरे पास एक क्यूब बन गया, और क्यूब का साइड कितना हो गया, क्यूब का साइड हो गया L। अब ये जो अंदर वाला चार्ज है वो क्या हो गया, इस मेरे क्यूब के अंदर हो गया। अब इस क्यूब को अगर मैं गॉसियन सरफेस कह दूँ तो इस क्यूब वाले गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कहने का मतलब Q/ε0। इस क्यूब के फेस कितने हैं, 6। हमसे किसी एक फेस से फ्लक्स पूछा है, वही तो हमारे क्वेश्चन में जो सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स है वही है। तो एक फेस से फ्लक्स कितना पास हो जाएगा, Q/6ε0। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम लॉजिक का है, इसमें बस शेप बदल दिया है। हमें एक स्क्वायर पिरामिड दे रखा है। ठीक है, इसके बेस पे हमने एक +q चार्ज रख दिया है, ऊपर में हमारे पास 4 फेसेस हैं। हमसे पूछ रहा है कि किसी एक फेस से कितना फ्लक्स जाएगा। ठीक है, तो हम फिर से क्या करेंगे, फिर से हम नीचे भी इसका
मिरर इमेज, मिरर कंस्ट्रक्शन कर देंगे, ठीक है। तो अब ये मिरर कंस्ट्रक्शन करते ही ये जो कंप्लीट सरफेस हो जाएगा, इसको मैं क्या बोल दूंगा, ये अब मेरा नया वाला गॉसियन सरफेस है और इसके अंदर में ये क्यू चार्ज एनक्लोज हो रखा है। तो अब मैं देखूंगा तो इस गॉसियन सरफेस के कितने फेस हो जाएंगे, 4 ऊपर 4 नीचे, तो टोटल 8 फेसेस से मिल के कितना फ्लक्स पास हो रहा है, क्यू बाय एप्साइलन नॉट, ठीक है। हमसे किसी एक फेस से पूछा है तो वो कितना हो जाएगा, क्यू बाय 8 एप्साइलन नॉट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनवर्ड फ्लक्स 8 इंटू 10⁻³ है, आउटवर्ड फ्लक्स 4 इंटू 10⁻³ है। हमसे पूछ रहा है टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस कितना होगा। गॉस लॉ का ही क्वेश्चन है। गॉस लॉ हमसे क्या कहता है, फ्लक्स और चार्ज को गॉस लॉ ही रिलेट करता है, ठीक है। तो हमें क्या पता है कि फ्लक्स पासिंग थ्रू ए कंडक्टिंग स्फीयर इज़ क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्साइलन नॉट। अब ये जो फ्लक्स हम लिखते हैं वो होता है नेट फ्लक्स, और नेट फ्लक्स कैसे डिफाइंड है फिजिक्स में, आउटसाइड फ्लक्स माइनस इनसाइड फ्लक्स। आउटसाइड फ्लक्स को हम बाय कन्वेंशन पॉजिटिव लेते हैं, इनवर्ड फ्लक्स को हम बाय कन्वेंशन नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो आउटसाइड में फ्लक्स आपको 4 इंटू 10⁻³ गिवन है, इनसाइड में आपको 8 इंटू 10⁻³ गिवन है। तो ये आंसर एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में कितना हो जाएगा, -4 इंटू 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 लार्ज थिन मेटल शीट्स हैं जिनका चार्ज डेंसिटी इक्वल है, उसका वैल्यू आपको गिवन है। पूछ रहा है दोनों ही शीट्स के बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। तो थिन मेटल शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, कांस्टेंट आता है, और वो कितना आता है, थिन शीट की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्साइलन नॉट आता है। तो ये पॉजिटिव शीट की वजह से अवे फ्रॉम द शीट होगा सिग्मा बाय 2 एप्साइलन नॉट, नेगेटिव शीट की वजह से टूवर्ड्स द शीट होगा सिग्मा बाय 2 एप्साइलन नॉट। दोनों फील्ड्स एक ही डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगी, और नेट फील्ड हमारे पास होगा सिग्मा बाय 2 एप्साइलन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्साइलन नॉट। कहने का मतलब सिग्मा बाय एप्साइलन नॉट, यहाँ पे वैल्यूज़ आप रख दोगे तो आपको मिल जाएगा 3 न्यूटन पर कूलम्ब, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर और उस पर चार्ज हमने दिया है 3.2 इंटू 10⁻⁷ कूलम्ब। हमसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड 15 सेंटीमीटर दूर सेंटर से कितना होगा। तो अब रेडियस अगर 10 सेंटीमीटर है और हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड 15 सेंटीमीटर पे पूछ रहा है, तो हमें पता है कि आउटसाइड पॉइंट के लिए स्फेरिकल कंडक्टर कैसा बिहेव करता है, पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर जैसा बिहेव करता है। तो हम फॉर्मूला क्या यूज़ कर लेंगे, KQ अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर, जहाँ पे स्मॉल आर क्या होता है, सेंटर से उस पॉइंट का, उस आउटसाइड पॉइंट का डिस्टेंस, सब कुछ आपको गिवन है। K को यूज़ कर लेंगे 9 इंटू 10⁹, Q आपको गिवन है 3.2 इंटू 10⁻⁷, और डिस्टेंस हम कितना यूज़ कर लेंगे, R का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 2.25 इंटू 10⁻⁴। डिस्टेंस आपको सेंटीमीटर में गिवन है, उसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये रहा आपका आंसर वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट करने के बाद, ठीक। अब ये बड़ा ही अच्छा सवाल है, ठीक है, द टफेस्ट वन इन दिस शीट, और इसको समझ लो ज़रा। तो हमसे क्या कह रहा है कि एक कंडक्टिंग शेल है जिसका रेडियस A है, ठीक है, दूसरा बाहर वाला है जिसका रेडियस B है। हमसे कह रहा है कि ये जो दोनों शेल्स के बीच का रीजन है ये खाली नहीं है, यहाँ पे चार्ज जो है वो डिस्टेंस के हिसाब से वेरी करता है, ठीक है। और वो वेरिएशन आपको चार्ज डेंसिटी का गिवन है कि चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू A अपॉन R, जहाँ पे A तो कांस्टेंट है लेकिन R क्या है, मेरा डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। कहने का मतलब जैसे जैसे मेरा डिस्टेंस बढ़ेगा मेरा चार्ज डेंसिटी क्या हो रहा है, मेरा चार्ज डेंसिटी कम कम होता जा रहा है, ठीक है। ऊपर से हमसे कह रहा है कि दोनों का जो कॉमन सेंटर है वहाँ पे हमने एक चार्ज रख दिया है कैपिटल Q। तो हमसे पूछ रहा है कि ये जो रो इज इक्वल टू A/R में A है, इसका वैल्यू कितना हो जाए सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस रीजन में एग्जिस्ट करेगा वो कैसा हो जाए, वो हो जाए कांस्टेंट। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में निकालना भी पड़ेगा, ठीक है। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे फिर देखेंगे उसको कांस्टेंट कैसे किया जाए। तो इस बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट निकालने के लिए हम एक रिंग एलिमेंट कंसीडर करते हैं जिसका रेडियस R है और उसका थिकनेस कितना है, dr है, ठीक है। ये रहा मेरा सेंटर से R डिस्टेंस और ये मेरा dr थिकनेस का रिंग,
ठीक है, अब ये रिंग है तो अब बीच में क्या है, ये ए वाले स्फीयर से बाहर है और बी के बीच में, तो इसी रीजन में तो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस मेरे रिंग एलिमेंट पे भी कुछ ना कुछ चार्ज होगा। तो अब रिंग एलिमेंट पे चार्ज निकालने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, बेसिक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि अगर हमें पता है चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो चार्ज को मैं कितना लिख सकता हूँ, डेंसिटी इंटू ये चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो अब मुझे लिखना है कि ये जो छोटा सा रिंग एलिमेंट बना है उस पे छोटा सा चार्ज डी क्यू कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, उस रिंग एलिमेंट का छोटा सा वॉल्यूम निकाल लूँगा। तो एलिमेंटल वॉल्यूम डी वी, उसको मैं क्या लिखूँगा, उस रिंग एलिमेंट का सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय उसका थिकनेस। अब ये सर्कुलर स्फेरिकल एलिमेंट है तो उसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, रेडियस आर है तो 4πr², उसका थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस वॉल्यूम, वो वाला फॉर्मूला हमने यूज़ किया है। छोटा सा रिंग एलिमेंट है तो छोटा सा वॉल्यूम डी निकाल लिया। अब Q इज इक्वल टू रो इंटू वी है, छोटे एलिमेंट के लिए यूज़ करूँगा तो उसका छोटा सा चार्ज डी क्यू इज इक्वल टू रो इंटू छोटा सा वॉल्यूम डी वी हो जाएगा। तो यहाँ से अब मैं डी क्यू इज इक्वल टू रो इंटू डी वी यूज़ करूँगा और यहाँ से रो को मैंने ए बाई आर पुट कर दिया और डी वी मेरे पास 4πr² इंटू डी आर है। यहाँ से एक आर से एक आर कट जाएगा और ये मेरे पास फंक्शन आ गया डी क्यू का, डी क्यू इज इक्वल टू 4π ए इंटू आर इंटू डी आर। अब कंप्लीट चार्ज जो मुझे अंदर में एक शेल से दूसरे शेल, एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर के बीच में जो चार्ज है वो कैसे मिलेगा, इसी डी क्यू के इंटीग्रेशन से मिलेगा। तो वो भी मैंने निकाल लिया कि दोनों स्फीयर्स के बीच में कितना चार्ज है। ठीक है, वो चार्ज कितना है, Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी क्यू, कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके आर तक मैं अभी इंटीग्रेट करना चाह रहा हूँ। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 4π ए कांस्टेंट है और आर डी आर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, r²/2 बिटवीन द लिमिट्स ए एंड आर। ठीक, यहाँ से मुझे चार्ज मिल गया, ये वो चार्ज है जो दोनों शेल्स के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, सेंटर वाले चार्ज को अभी इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, तो अब गॉस लॉ अगर मैं इसी रिंग एलिमेंट पे लगा दूं तो गॉस लॉ मुझसे क्या कहता है कि उसी रिंग एलिमेंट वाले को मैं गॉसियन स्फीयर मान लूं, तो ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मेरा आर रेडियस का जो स्फेरिकल एलिमेंट है उसका एरिया कितना हो जाएगा, 4π इंटू r² इज इक्वल टू, अब उस रिंग एलिमेंट के अंदर में चार्ज कितना होगा, उस रिंग एलिमेंट का अपना चार्ज डी क्यू का जो इंटीग्रेशन किया है वो तो होगा ही, प्लस सेंटर पे जो हमने चार्ज रखा है वो भी उसी के अंदर है। तो नेट चार्ज जो अंदर में है वो कितना हो जाएगा, वो कैपिटल Q प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, ये वाला जो हमने अभी कैलकुलेट किया है। अब यहाँ से हम सारी वैल्यूज़ रखेंगे तो हमें ये मिल जाएगा Q प्लस 2π ए r² माइनस स्मॉल a² डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसी को रीअरेंज करके मैंने थोड़ा सा ऐसा लिखा है। ठीक है, इसमें किया क्या है, ये जो 4π r² था यहाँ पे ई से मल्टीप्लाइड, उसको मैंने एप्सिलॉन नॉट के साथ नीचे भेज दिया है। ठीक है, अब ये है मेरा इम्पॉर्टेंट इक्वेशन जिस पे मुझे एक्चुअली काम करना है। हमसे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए कांस्टेंट, Q कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, 2 और पाई मैथमेटिकल कांस्टेंट है, नीचे में 4π एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। ठीक है, ये वाला स्मॉल a वाला रेडियस मेरा कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है, R। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन है R का। तो अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट रहना है तो डी ई बाई डी आर, अगर ई कांस्टेंट हो जाए तो डी ई बाई डी आर कितना हो जाएगा, 0। यही मेरा मेन कॉन्सेप्ट है जिसके बिना क्वेश्चन नहीं हिलेगा। ठीक है, तो अब बस हमें क्या करना है, डी ई बाई डी आर को करना है 0। अब इसी को थोड़ा सा संभल के करना पड़ेगा क्योंकि ये फंक्शन बहुत आसान नहीं है, एक भी गलती हुआ तो आंसर मैच नहीं होगा। ठीक है, तो डी ई बाई डी आर 0 करना है, ये फंक्शन को देखते रहो, ये रहा मेरा फंक्शन। इसको मैंने क्या किया है, 1/4π एप्सिलॉन नॉट को मैंने पहले कॉमन ले लिया और डी बाई डी आर मुझे डिफ्रेंशिएट क्या करना है, Q प्लस 2π ए r² माइनस a² अपॉन r²। ठीक है, इस r² को मैं ऊपर यहाँ पे लेके चला जाऊँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, r की पावर में -2। ठीक है, वो करने के बाद ये पहले पूरे बड़े वाले ब्रैकेट को मैंने क्या बोल दिया, ये मेरा पहला फंक्शन है u, और ये r⁻², इसको मैंने दूसरा फंक्शन बोल दिया v। अब मुझे जब डिफरेंशिएट करना है इन दोनों को तो मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा। ठीक, प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा तो क्या कहता है, u इंटू डेरीवेटिव ऑफ v, r⁻² का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, -2 इंटू r⁻³ तो u मेरा एज इट इज़ रह गया बड़ा वाला ब्रैकेट इंटू डेरीवेटिव ऑफ v -2 इंटू r⁻³ प्लस v अब एज इट इज़ रहेगा और u को हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा।
ठीक है, तो u r टू द पावर माइनस टू एज इट इज़ रह गया। अब मैं जब v को डिफ्रेंशिएट u को डिफ्रेंशिएट करने जाऊंगा तो u मेरा ये वाला फंक्शन है, इसमें क्या हो जाएगा, q का डेरिवेटिव 0, यहाँ से 2 पाई a कांस्टेंट है, ये यहाँ पे बाहर आ जाएगा। अंदर में मुझे डिफ्रेंशिएट करना है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को। आर स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर हो जाएगा 2r, और ए स्क्वायर क्योंकि ये ए कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू आर, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो यहाँ पे सिर्फ मेरे पास बचेगा 2r। अब इसके बाद बस इसको रीअरेंज करना बाकी है। यहाँ पे ये -2 है, ठीक है, तो ये पूरी ही क्वांटिटी कैसी होगी, नेगेटिव। इसको मैं इक्वालिटी के इस साइड लेके चला जाऊँ तो ये कैसा हो जाएगा, वैल्यू पूरा पॉजिटिव। और इस साइड में जो वैल्यू है उसको भी हम अभी रीअरेंज करेंगे, ठीक है। तो इसी को हमने थोड़ा लेफ़्ट और राइट में शिफ्टिंग किया कुछ कुछ टर्म्स का, तो हमें क्या मिल गया, जो -2 था वो इधर आके हो गया 2, जो r टू द पावर -3 था वो नीचे जाके हो गया r की पावर में +3, और ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट मेरा एज इट इज़ आया है। राइट साइड में मुझे क्या मिला है, 2 पाई a इंटू 2, ये हो जाएगा 4 पाई a। ऊपर में हमारे पास एक r है, और यहाँ पे r टू द पावर -2 को मैं नीचे भेज दिया तो ये नीचे क्या हो गया, r का स्क्वायर, ठीक है। इस r से इस r स्क्वायर का एक r काटोगे, यहाँ से एक r से इस r क्यूब का एक r काटोगे, तो यहाँ पे मुझे नीचे क्या मिलेगा, r स्क्वायर। अब बस आपको रीअरेंज करना है, ठीक है। तो मैं पूरा ब्रैकेट ओपन कर दूँ तो यहाँ पे ये 2 सबसे मल्टीप्लाइड है, क्या मिल जाएगा, 2q प्लस अंदर में ये जब 2 पाई a आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से होगा तो ये 4 पाई a आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 पाई a आर स्क्वायर। इस ब्रैकेट को मैं ओपन कर दूँ तो 4 पाई a आर स्क्वायर 4 पाई a आर स्क्वायर कट जाएगा, और 2q इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 4 पाई कैपिटल A स्क्वायर, और यहाँ से मुझे a कितना मिल जाएगा, q डिवाइडेड बाय 2 पाई a स्क्वायर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है इसका, प्लीज़ ये जो डी बाई डी आर इज इक्वल टू 0 करना है, इस स्टेप को बिना देखे करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी जेई मेंस में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको देख लो। हमसे कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट पी फिक्स्ड है, और वो एक एंगल थीटा बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है। अब डाइपोल का ओरिएंटेशन अगर फिक्स रखा जाए, उसको हमने दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E इंटू आई कैप, कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स डायरेक्शन, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, ये है √3 टाइम्स पहला इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन डायरेक्शन है जे कैप। तो पहला इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा अलोंग एक्स डायरेक्शन, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा √3 टाइम्स लेकिन वाई डायरेक्शन में। अब ये जो डाइपोल है वो थीटा एंगल बना के अपनी पोजीशन में फिक्स है, ठीक है। तो डाइपोल यहाँ पे ऐसा कुछ ये थीटा एंगल बना रहा है यहाँ पे। अब ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर कैसा क्वांटिटी है वेक्टर, उसका मैंने लिया दो कंपोनेंट, ये कंपोनेंट को मैंने बोला px और ये वाले कंपोनेंट को मैंने बोला py, ठीक है। अब मैं जब x डायरेक्शन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा तो अब भूल जाओ कि ये एक डाइपोल है, समझो कि एक डाइपोल px है, एक डाइपोल py है। अब px वाला डाइपोल फील्ड के अलोंग लगा हुआ है, इस पे कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा। पी वाई वाला डाइपोल फील्ड के परपेंडिकुलर है, इस पे टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क कितना लगेगा, P इंटू ई इंटू साइन थीटा। ये वाला डाइपोल मोमेंट वेक्टर है पी वाई, ये है ई नॉट, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, फील्ड और डाइपोल के बीच में एंगल है 90। तो ये टॉर्क मेरे पास कितना आ जाएगा, पी वाई इंटू ई नॉट। ये लगा टॉर्क मेरा इस ओरिएंटेशन में। क्या किया मैंने, जब मैंने फील्ड को रिवर्स किया तो हमसे कह रहा है कि टॉर्क का डायरेक्शन भी रिवर्स हो गया मैग्नीट्यूड में, ठीक है। तो अब मैं देखूं फिर से, अब भूल जाइए कि दो डाइपोल हैं, ये एक डाइपोल मेरे पास होगा इसका नाम है पी एक्स, एक डाइपोल है ऊपर पी वाई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा अगर वाई के अलोंग है तो ये जो पी वाई वाला डाइपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है, ये कोई भी टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं करेगा, इसका थीटा 0 है, ठीक है। थीटा फील्ड और डाइपोल मोमेंट वेक्टर के बीच में एंगल है, इस केस में थीटा कितना है 0, तो टॉर्क भी कितना हो जाएगा 0। लेकिन px को अगर मैं देखूं, px और फील्ड के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो अब इस पे टॉर्क लगेगा, और वो टॉर्क कितना लगेगा, px इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है √3 इंटू ई नॉट। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है दोनों टॉर्क डायरेक्शन में ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है। तो टाउ1 का वैल्यू हमारे पास कितना आया था, पी वाई इंटू ई नॉट, और टाउ2 हमारे पास आया था पी एक्स इंटू
√3 इंटू ई नॉट। ठीक है, यहाँ से अब ये थीटा पी एक्स पी वाई तीनों को अगर मैं देखूँ तो ये मेरा एंगल थीटा है, यहाँ पे मेरा पी एक्स था, ये ऊपर मेरा पी वाई है, ये मेरा ओरिजिनल डाइपोल मोमेंट वेक्टर p है जिसके मैंने कंपोनेंट्स किए हैं। यहाँ से मैं tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा को लिख सकता हूँ पी वाई बाई पी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास मैं पी वाई अपॉन पी एक्स निकाल लूँगा, ये मेरे पास कितना आ जाएगा √3, और यही होना चाहिए tan थीटा के बराबर, थीटा हो जाएगा 60 डिग्रीज। ठीक, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी जेईई मेंस में पूछ रखा है, इसको भी समझ लीजिए कैसे करेंगे। हमसे कह रहा है कि दो कैपिटल क्यू चार्जेस हैं, इनके बीच में सेपरेशन 2a है, इनको हमने फिक्स कर रखा है, इनके बीच में हम एक छोटा सा पॉइंट चार्ज क्यू नॉट लेकर आते हैं जिसका कि मास m है, और उसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया तो वो SHM एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, करता है SHM। तो उस केस में पूछ रहा है कि उसका टाइम पीरियड बताइए कितना होगा। ठीक है, तो ये मेरा पहला चार्ज Q, ये मेरा दूसरा चार्ज Q, ये मेरा मिड पॉइंट है, ये मेरा मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन से मान लीजिए मैंने थोड़ा सा टूवर्ड्स राइट इसको डिस्प्लेसमेंट कर दिया इस Q नॉट चार्ज को, तो अब इस पर क्या फोर्स लगेगा, द मोमेंट मैंने इसको मीन पोजीशन से टूवर्ड्स राइट शिफ्ट किया तो ये जो राइट वाला चार्ज है इससे इसका डिस्टेंस कम हो गया। डिस्टेंस जब राइट वाले से कम हो गया तो फोर्स राइट वाले की वजह से क्या हो जाएगा, ज़्यादा लगने लगेगा। लेफ़्ट वाले चार्ज से अगर मैं देखूँ तो मीन पोजीशन से राइट शिफ्ट करवाते ही लेफ़्ट वाले चार्ज से इसका डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया तो लेफ़्ट वाला चार्ज अब फोर्स कितना लगाएगा, कम लगाएगा। इसीलिए मेरा फोर्स ड्यू टू लेफ़्ट चार्ज का एरो छोटा है, फोर्स ड्यू टू राइट चार्ज का एरो बड़ा है। ठीक है, तो अब मुझे पता है कि नेट फोर्स मेरा किस तरफ आएगा, मीन पोजीशन के तरफ ही आएगा, क्योंकि राइट वाला फोर्स मेरा लेफ़्ट वाले से बड़ा है। ठीक है, तो नेट फोर्स मेरा है टुवर्ड्स मीन पोजीशन। अब अगर नेट फोर्स में देखूं है कितना, तो मैंने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया x। ठीक है, मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस हो जाएगा a, मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस हो जाएगा a, और ये डिस्टेंस अगर मैंने कर दिया x। ठीक है, तो अब नेट फोर्स q पे क्या हो जाएगा, लेफ़्ट वाले इसका फोर्स राइट वाले इसका फोर्स, इन दोनों का हम डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, तो लेफ़्ट वाले फोर्स से हम राइट वाले फोर्स का हम ले लेंगे क्या कहते हैं डिफरेंस, तो ये हो जाएगा FR माइनस FL। ठीक है, ओ यहाँ पे FL माइनस FR लिख दिया है, ये उल्टा हो जाएगा, ये FR माइनस FL होगा। ठीक है, वैल्यू माइनस आ जाता है बस। तो लेफ़्ट वाले की वजह से फोर्स अगर मैं देखूंगा, ये लेफ़्ट वाला चार्ज है, इसकी वजह से फोर्स कितना होगा, इसकी वजह से डिस्टेंस कितना हो गया है, अब पहले डिस्टेंस था a, अब x और बढ़ गया है, तो लेफ़्ट वाले चार्ज से डिस्टेंस कितना हो गया है a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और राइट वाले चार्ज से डिस्टेंस कितना हो गया है a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा, बस ये इधर का उधर हो जाएगा। ठीक है, लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, उसको देख लीजिएगा, साइन उल्टा आएगा बस, और कुछ नहीं होगा। तो अब यहाँ से अगर मैंने देखा, इसको बस मुझे सिंप्लीफाई करना है, KQ को अगर मैं कैपिटल ले लूँ तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, ठीक है, ये FR माइनस FL लिखते तो यहाँ पे आपको ये माइनस में नहीं मिलता बस। ठीक है, फिर तब भी A² कटता ही, यहाँ से आपके पास -2AX ये वैल्यू मिलके कितना आ गया -4AX, और नीचे में क्या हो जाएगा a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगा A² माइनस x² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब नेट फोर्स जो है उसी को हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू नेट एक्सीलरेशन। यहाँ से मेरे पास आया है ये वाला फंक्शन एक्सीलरेशन का। ठीक है, यहाँ से मैं नेट एक्सीलरेशन को कितना लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, नेट एक्सीलरेशन m को मैं नीचे यहाँ पे लेके चला जाऊँगा। अब अप्रॉक्सीमेशन हमें सारा करना है इसी में, क्योंकि पूरा सिंपल हार्मोनिक मोशन डिफाइंड ही है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो जाए तो हम SHM की गारंटी नहीं लेते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में ही हम SHM का एनालिसिस करते हैं। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट x स्मॉल हुआ, कहने का मतलब जो सेपरेशन है दोनों चार्जेस के बीच में, ठीक है, उसके कंपैरिजन में ये डिस्प्लेसमेंट बहुत ही छोटा है। तो अगर x इज़ वेरी मच लेस देन a, तो x² तो नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो x² नेग्लिजिबल होते ही a² माइनस x² का वैल्यू किसके बराबर होगा, वो
ए स्क्वायर के ही बराबर होगा। ठीक है, तो ये सारा बात ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं अप्रॉक्सीमेशन, जहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम ए स्क्वायर के ही बराबर रखते हैं और फिर से ए स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा तो नीचे में पावर आ जाता है ए टू द पावर में 4, ऊपर का एक है, नीचे का ए टू द पावर 4 कट के नीचे में हमें मिलता है ए क्यूब साथ में एम। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं नेट एक्सीलरेशन को क्या लिख सकता हूँ, नेट एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, ये मेरे पास वैल्यू आ गया 4k कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाय m इंटू ए क्यूब मल्टीप्लाइड बाय एक्स। एक्स को मैंने अलग क्यों किया है, क्योंकि मुझे इसको कंपेयर करना है SHM की स्टैंडर्ड इक्वेशन से। ठीक है, SHM की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ए और एक्स बचा हुआ जो भी कुछ है ये क्या है, ये है ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू। तो यहाँ से अब मैंने जब स्टैंडर्ड SHM की इक्वेशन से कंपेयर किया तो मैंने क्या लिखा, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आ गया मेरे पास 4k क्यू इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाय m इंटू ए क्यूब। अगर ओमेगा स्क्वायर ये है तो ओमेगा कितना हो जाएगा, पूरा वही क्वांटिटी अंडर रूट में। अगर ओमेगा मुझे मिल गया तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, और यहाँ से मुझे ये मिल जाएगा मेरा आंसर। इसमें ध्यान क्या देना, यहाँ पे k को भी उन्होंने फिर से रीसब्स्टिट्यूट किया है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हिसाब से, और ये जो 2 पाई है इसको भी वो लोग रूट के अंदर लेके आए हैं। ठीक है, इसीलिए फाइनल आंसर में रूट के बाहर कुछ भी नहीं है। तो आपको वो ऑप्शन देख के समझ में आना चाहिए एग्ज़ाम में कि इस 2 पाई को भी अंदर लेके जाना है, अंदर में k नहीं दिख रहा है तो आपको समझना है कि k को भी फिर से रिप्लेस हमें करना है, तभी पाई क्यूब है। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा आंसर। गलती इसमें क्या हुआ है, बस ये एफ आर माइनस एफ एल होगा। ठीक है, ये यहाँ पे मिस्टेक है, बाकी वर्किंग पूरा सेम है, बस ये माइनस साइन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था कि इनसाइड अ चार्ज्ड और अ न्यूट्रल कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज़ ज़ीरो। बिल्कुल सही बात है। एट द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉर्मल टू द सरफेस। बिल्कुल ठीक बात है। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है और साथ में अंदर में पोटेंशियल कैसा होता है, ये हो जाता है, पोटेंशियल होता है कांस्टेंट, और पूरा कंडक्टिंग सरफेस पूरा अंदर का थ्रू आउट द वॉल्यूम और सरफेस पूरा लेके कैसा बिहेव करता है, ये पूरा हो जाता है एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस जैसा बिहेव करता है। इसीलिए फील्ड लाइंस को इससे परपेंडिकुलरली निकलना या फिर एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो याद क्या रखना है, अंदर में फील्ड ज़ीरो, पोटेंशियल अंदर में और सरफेस पे सेम होता है और वो कांस्टेंट होता है, पूरा कंडक्टर एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस जैसा बिहेव करता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के नॉर्मल होकर निकलती हैं। ठीक है, अंदर में चार्ज नहीं होता है तो अंदर में चार्ज डेंसिटी भी ज़ीरो ही होगा। डाइपोल मोमेंट हैज़ मैग्नीट्यूड इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, नहीं, ये गलत बात है। ठीक, नेक्स्ट में हमसे पूछ रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। बिल्कुल ठीक बात है। दे स्टार्ट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती है, ये भी ठीक बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप, ठीक बात है। और यहाँ पे लास्ट सेंटेंस क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज ऑलवेज कंटिन्यूस। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट कंटिन्यूस ही होता है। ठीक है, डाउट इसमें होना चाहिए कि इसको मैंने करेक्ट क्यों बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप। यहाँ पे हमसे ये नहीं बोला है कि चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड। सिर्फ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेगा तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको दो चीज़ें याद रखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जेस, और आगे हम मैग्नेटिज्म के बाद पढ़ेंगे टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ में चेंज होगा तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होके आती है और ये बनाती है सर्कुलर लूप्स, और ये होती है नॉन कंजर्वेटिव। हमसे सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जेस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। अगर हमसे कहता तो मैं ये कहता कि हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, या फिर चार्जेस की वजह से कभी भी क्लोज लूप नहीं बनेगा, बट इन जनरल सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है तो आप इसको ट्रू मारोगे। और रीज़न क्या होगा कि टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड का, टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप बनाती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है डाइपोल मोमेंट वेक्टर P है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो टॉर्क हो जाएगा P क्रॉस E। सही बात है। डाइपोल मोमेंट
डायरेक्शन इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, नहीं, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। रिजल्टेंट फोर्स ऑन द डाइपोल इज़ ज़ीरो, बिल्कुल ठीक बात है। टॉर्क ऑन अ डाइपोल टेंड्स टू अलाइन इट इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड, बिल्कुल ये भी ठीक बात है। तो गाइस कमिंग टू दी फाइनल क्वेश्चन, इसमें हमें क्या गिवन है, एक वायर है जिसका लेंथ है 20 सेंटीमीटर, उसको हमने बेंड किया है सर्कुलर सेमी सर्कुलर आर्क में। कहने का मतलब ये इतना लेंथ वायर का कितना है, 20 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, रेडियन एंगल और रेडियस के टर्म्स में बात करेंगे तो यही लेंथ किसके बराबर हो जाएगा, पाई इंटू आर के बराबर। यहाँ से आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एल डिवाइडेड बाय पाई। ये डेटा को हम लोग अभी यूज़ करेंगे। दूसरा चीज़, यहाँ पे हम चार्ज दे रहे हैं प्लस क्यू, यहाँ पे हम चार्ज दे रहे हैं माइनस क्यू, तो टोटल मैग्नीट्यूड का चार्ज कितना दिया, क्यू यहाँ दिया, क्यू यहाँ दिया। ठीक है, अब फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, अगर कोई सर्कुलर आर्क है जो कि सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है अल्फ़ा, जिसका चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है लैम्बडा और जिसका रेडियस है अगर आर, तो सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो सेंटर पे फील्ड अवे होगी, ये नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो सेंटर पे फील्ड टूवर्ड्स हो जाएगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड फील्ड का कितना होगा, 2 के लैम्बडा अपॉन आर साइन ऑफ अल्फ़ा बाई 2। अल्फ़ा क्या है, अंदर में सेक्टर के अंदर में कितना एंगल हमने सबटेंड करा हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं क्वार्टर रिंग का एनालिसिस करूंगा तो क्वार्टर रिंग में अंदर सेंटर पे एंगल कितना सबटेंड हुआ है, ये अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा 90, तो अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा कितना, 45, और यहाँ पे ये साइन 45 कितना हो जाएगा, 1/√2, और ये 2 के लैम्बडा बाई आर से जब ये कैंसल आउट करूँगा तो ये क्या मिलेगा मुझे, फाइनली √2 के लैम्बडा अपॉन आर। अब ये जो √2 के लैम्बडा अपॉन आर है, ये क्वार्टरिंग की वजह से नेट फील्ड है। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि ये जो √2 के लैम्बडा बाई आर आया है, इसके दो कंपोनेंट है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एक कंपोनेंट है के लैम्बडा बाई आर, दूसरा कंपोनेंट भी है के लैम्बडा बाय आर। इन दोनों का रिजल्टेंट आता है हमारे पास √2 के लैम्बडा बाय आर। कहने का मतलब अगर ये पॉजिटिवली चार्ज क्वार्टर रिंग है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक इधर अवे होगा, दूसरा इधर अवे होगा, ये भी होगा के लैम्बडा बाई आर, ये भी होगा के लैम्बडा बाई आर। इन दोनों का रिजल्टेंट सेंटर से दूर होगा, ये होगा √2 के लैम्बडा बाई आर। राइट साइड वाले नेगेटिव रिंग की बात करेंगे, नेगेटिव क्वार्टर रिंग की, तो इसकी वजह से फील्ड कैसा होगा, पॉजिटिव होता तो दोनों फील्ड्स अवे होती, नेगेटिव में दोनों फील्ड कर दो रिवर्स, तो ये वाला फील्ड ये भी टूवर्ड्स, ये भी टूवर्ड्स, इसका भी मैग्नीट्यूड के लैम्बडा बाई आर, इसका भी मैग्नीट्यूड के लैम्बडा बाई आर। अब हमने दोनों का इंडिविजुअल फील्ड्स देखा है, अब हम इसको करेंगे सुपरपोज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से मैंने ये रेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव वाला है, रेड वाली दोनों फील्ड्स भी मेरी पॉजिटिव वाले की वजह से, पॉजिटिव चार्ज दोनों ही फील्ड दूर दूर। यहाँ पे है ब्लैक वाला मेरा नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अब इस नेगेटिव चार्ज की वजह से दोनों ही फील्ड कैसा होगा, टूवर्ड्स, ये भी टूवर्ड्स। अब अगर मैं देखूँ तो ये भी के लैम्बडा बाई आर, ये भी के लैम्बडा बाई आर, सारा ही फील्ड इंडिविजुअली के लैम्बडा बाई आर है। ये ऊपर वाला के लैम्बडा बाई आर, नीचे वाला के लैम्बडा बाई आर कट जाएगा, और ये दोनों के लैम्बडा बाई आर जो एक ही डायरेक्शन में है, इसका नेट मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 के लैम्बडा अपॉन आर। अब बस मुझे लैम्बडा और आर को रीसब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, लेंथ के बारे में क्या बात किए थे कि पूरा ये जो सेमी सर्कल का ये लेंथ है, ये कितना है, पाई इंटू आर, और यही हो जाएगा लेंथ के बराबर। तो यहाँ से आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एल अपॉन पाई, और लैम्बडा मेरे पास, लैम्बडा कैसे डिफाइंड होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे पूरे एल लेंथ में कितना चार्ज है, क्यू लेफ्ट साइड में और क्यू राइट साइड में, इसीलिए हमने इस लैम्बडा को कितना लिखा है, 2q अपॉन एल। ठीक है, सारा वैल्यूज़ ला के हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। 2 के लैम्बडा को मैंने सब्सटीट्यूट किया 2q अपॉन एल, आर को मैंने सब्सटीट्यूट किया एल अपॉन पाई। ठीक है, ये वाला एल, ये वाला एल नीचे आके हो जाएगा एल का स्क्वायर, ये पाई ऊपर में चला जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर में पाई, और ये 2 और 2 मिलके हो जाएगा 4kq। सारा वैल्यूज़ रख के आप सब्सटीट्यूट कर दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा 25 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम्ब। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान देने वाला चीज़ क्या है, L = R पाई और लैम्बडा, स्पेशली लैम्बडा, बच्चे जल्दबाजी में इसको Q/L लेके चल जाएंगे। ठीक है, तो उसका भी ऑप्शन है, एक 50 है, एक 25 है, यहाँ आपने गड़बड़ करी तो आपका ऑप्शन आ जाएगा दूसरा। ठीक है।